फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेड़े यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए क्या न्यूज़पेपर एनालिसिस 27 अक्टूबर का 27 अक्टूबर की जो पहली खबर है हमारी, वो एशियान समिट से रिलेटेड। एशियान जो एक 11 देशों का समूह और जो जिसकी शुरुआत 1997 के अंदर में वो अपने अस्तित्व के अंदर में आया था। यहां पर कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एशियान समिट है उसको यहां पर वर्चुअली अटेंड किया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो एशियान है उसके अंदर में कौन कौन से देश आते हैं। यहां पर आता है मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, उसके साथ साथ सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और ब्रुनेई। ये सारे के सारे देश जो हैं वो एशियान का एक समूह बनाते हैं। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि जो एशियान के साथ हमारे जो टाइज हैं वो स्टेडी हैं और प्रोग्रेस के अंदर। यहां पर उनका मेन तर्क ये था कि एशियान के साथ जो ये 21वीं शताब्दी है, यहां पर इंडिया जो है वो एशियान देशों के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो मजबूत कर रहा है। एशियान समूह है 11 देशों का, और इंडिया के साथ जब बायलैटरल ट्रेड की बात आती है तो जो एशियान समूह है वो 4th प्लेस पे आता है। इंडिया के साथ जो बायलैटरल ट्रेड है वहां पर एशियान की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि जो एशियान है उस पूरे के साथ हमारा एक कल्चरल पार्टनरशिप चलती है। एशियान देश जो हैं वो इंडिया के कल्चरल पार्टनर की तरह हैं, और इंडिया जो है वो इस शताब्दी के अंदर में अपने रिश्ते जो है वो बढ़ाकर रखना चाहती है। जिस तरह से कई सारे इकोनॉमिस्ट ये बात बता चुके हैं कि जो ये सदी है ये एशियाटिक सदी, जिसके अंदर में जो एशियाटिक कंट्रीज हैं वो यहां पर अपना प्रोग्रेस ज्यादा करने वाली। इसके अंदर में मोस्ट एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना इंडिया के बाद जो एशियान देशों का समूह है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ को रजिस्टर करने वाला है। और इसीलिए हमारी देश इंडिया ने अब एक नया समीकरण बनाने की बात की, जहां पर यह कहा गया है कि एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जो है, जो 2026 से लेके 2030 तक अगले 5 साल के अंदर में एक रोड मैप बनाया जाएगा, जिसके अंदर में इंडिया और एशियान देशों के साथ जो रिश्ते हैं उनको मजबूत किया जाएगा। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जब से वो सत्ता के अंदर में आए उससे पहले जो आई.के. गुजराल हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उनका जो मानना था वो था लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन अब उन्होंने बदलाव करते हुए ये कहा है कि हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई है, और इसीलिए हमारे जो ईस्टर्न साइड के अंदर में जो एशियान देशों का समूह है यहां पर हम और ज्यादा भागीदारी रखना चाहते हैं। यहां पर इंडिया ने जो एशियान देश है उन सबके साथ जो डिजिटल इंक्लूजन है और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके अंदर में इंडिया एक इंपॉर्टेंट भागीदारी रखेगा। और जो अगला आने वाला साल है वहां पर एशियान देशों के साथ जो मैरीटाइम बॉर्डर है और मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर में बातचीत करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी एशियान समिट से रिलेटेड है। एशियान समिट के अंदर में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था, लेकिन उन्होंने वर्चुअली इस समिट को अटेंड किया। लेकिन इंडिया के डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, और एस जयशंकर जी और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो विदेश मंत्री हैं यूएसए के, उनके बीच में मुलाकात होने वाली थी। और उससे पहले जो मार्को रूबियो है उनसे कुछ सवाल पूछे गए जो इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर उनसे एक सवाल पूछा गया कि इंडिया और यूएसए के जो रिश्ते हैं उसके अंदर में जो यूएसए और पाकिस्तान के रिश्ते हैं यहां पर आप किस तरह से सामंजस्य बनाकर रखना चाहते हैं। यहां पर उनकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पर उन्होंने कहा कि यूएसए जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रॉन्गर टाइज हो, लेकिन जो लेकिन है ये जरूरी है, लेकिन नॉट एट इंडियाज एक्सपेंस। उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ जो उनकी पार्टनरशिप है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत हों, लेकिन इंडिया के साथ रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत हों, और उसके लिए जो यूएसए है वो अपनी भागीदारी करता रहेगा।
इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कई बार यह क्लेम किया है कि इंडिया ने रशियन ऑयल को परचेज करना बंद करने की बात की, यहां पर यही सवाल जब मार्को रूबियो से पूछा गया तब उन्होंने यही बात दोहराई, जहां पर उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो रशियन ऑयल को जो जल्द ही उससे डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू कर देगा। यहां पर उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वह देख रही है कि रशियन ऑयल का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, और यह बात अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कह दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इंडिया जो है वो कई बार यह बात कह चुका है कि हमारे जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसके लिए हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन रशियन ऑयल को परचेज करना पूरी तरह से बंद कर देंगे, इस बात का फैसला यूएसए नहीं करने वाला। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी कई बार यह बात कह चुके हैं कि 2014 से पहले जहां हम सिर्फ 14 देशों से जो ऑयल को इंपोर्ट करते थे, अब 40 से ज्यादा देशों से हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इंडिया जो है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि जो ऑयल इंपोर्ट जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट आता है और जो फाइनेंशियल बर्डन जो इंडिया के ऊपर पड़ता है, यहां पर उसको काउंटर करने के लिए जहां से इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी डील मिलेगी वहां से ऑयल को परचेज करते रहेंगे। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ने यह क्लेम किया है, लेकिन इस क्लेम का कोई भी काउंटर जो है वो हमारी सरकार ने अभी तक नहीं दिया है, और इसी बारे में जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने सवाल पूछा है सरकार से, और यह अच्छे विपक्ष की निशानी है, जहां पर विपक्ष को यह बात पूछनी चाहिए कि अगर किसी भी देश के जो नेता है जो इस समय पर अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं वो अगर इस तरह के क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने यह कह दिया है कि वो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे और वो रशियन ऑयल को नहीं परचेज करेंगे, ये पॉलिसी डिसीजन जो है वो इंडिया का होना चाहिए, यूएसए इस तरह के क्लेम क्यों कर रहा है? और एक स्ट्रॉन्ग आंसर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए, ये मेरा विचार। सरकार इस पक्ष में क्या कहती है वो देखने की बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो मन की बात से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद उन्होंने एक डायरेक्ट संवाद देशवासियों के साथ शुरू किया था और उसको कहा था मन की बात। यहां पर कल 126वां जो मन की बात का जो प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो से हुआ, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें उठाई। जहां पर पहली बात जो थी वो छठ के फेस्टिवल से रिलेटेड थी। यहां पर उन्होंने कहा कि जो छठ मैया है वो ये दिखाती है कि हमारे देश के अंदर में कितनी हेरिटेज है, और उस हेरिटेज को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उससे हमारा डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट इस बेस पर होगा कि जो कल्चरल हेरिटेज उससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, और लोगों के मन की आस्था को यहां पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने ये कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने पहलगाम अटैक के बाद किया था, उससे जो इंडियंस है उसकी छाती जो है वो प्राउड से बढ़ गई। यहां पर इंडियन आर्मी ने जिस तरह का जज्बा दिखाया, और उसके बाद हमने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर में जो उनकी टेरर साइट्स थी वहां पर अटैक किया, यहां तक कि जो उनके एयरफील्ड थी उनके ऊपर भी जो अटैक करने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर की डिमांड रखी थी, यह दिखाता है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से सक्षम है हमारे डिफेंस से। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो माओवादी के खिलाफ जिस तरह से उनकी सरकार काम कर रही और जिस तरह का टारगेट रखा हुआ है, जहां पर इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक हम नक्सलिज्म को जड़ से खत्म कर देंगे, यहां पर उसके बारे में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कपिल शर्मा जो बेंगलुरु से एक इंजीनियर है और जिस तरह से उन्होंने 40 वेल और जो 6 लाख बेंगलुरु के अंदर में जो पूरी तरह से खत्म हो गई थी उनको रिवाइव किया, यहां पर उनको एक तरह का एक्नॉलेजमेंट दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो एक गार्बेज कैफे चलाया है, यहां पर उसके बारे में भी बताया। गार्बेज कैफे के अंदर में अगर कोई इंसान
जो गार्बेज है, जो प्लास्टिक है, अगर उसको सबमिट करता है तो उसको यहां पर उसके तवज्जो में जो खाना मिलता है, यहां पर एक ऐसा ड्राइव रखा जा रहा है जहां पर गरीब लोग जो हैं वो क्लीननेस की तरफ भी जाएंगे, स्वच्छ भारत मिशन भी सक्सेसफुल होगा और उसके साथ साथ जो लोग हैं वो उसके अवज में अपना खाना भी ले सकते हैं। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा है कि जो मन की बात है उसके अंदर में उनका मेन मकसद ये था कि हमारा देश जो है वो प्रगति की तरफ है, और जिस तरह से जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म्स लेके आए उसकी वजह से जो जीएसटी का जो रेट के अंदर में कमी की थी उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से रिकॉर्ड सेल्स हुई, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और बात बताई है कि 31 अक्टूबर को जो हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं जयंती है, वहां पर एक रन फॉर यूनिटी होगा और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश के अंदर में था उसको यहां पर याद किया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से रिलेटेड है, जो यूरोप के दौरे के ऊपर में। यहां पर हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो ब्रसल्स गए हुए हैं और ब्रसल्स के अंदर में है पार्लियामेंट ईयू का, यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन जो है वो चाहती है कि इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी कहा जा सकता है, वो हो जाए और 140 करोड़ की जो हमारी मार्केट है उसका एक्सेस जो है वो यूरोपियन यूनियन को मिल जाए। यहां पर पीयूष गोयल जी कई बार ये बात कह चुके हैं कि इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी करेगा जब जिस देश की सरकार के साथ उनका सामंजस्य बनेगा। ये पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप इस तरह से होनी चाहिए कि अगले 20-30 साल का जो रोड मैप है वो पूरी तरह से तैयार हो। यहां पर यह विजिट इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि जो ईयू का डेलीगेशन है वो 27 और 28 अक्टूबर को इंडिया आने वाला है, जहां पर नेगोशिएशन होंगी और ईयू और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अंदर में जो फाइनल डिसीजन है वो आ सकता है। ईयू ने एक डेडलाइन डिसाइड कर रखी है जहां पर जनवरी 2026 लास्ट तक वो चाहते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए और जिससे जो यूयू जो नुकसान डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से लगा है वो फाइनली वो भरपाई कर सके और इंडियन मार्केट का एक्सेस जो है वो यूरोपियन गुड्स को मिल सके। यहां पर इंडिया जो है वो हमेशा से फर्म बिलीवर रहा है कि अगर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो भारत की शर्तों के ऊपर में ही होगा, और उन्हीं शर्तों को बताने के लिए जो पीयूष गोयल जी हैं वो ब्रसेल्स गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस जो है वो मनाया जाएगा नवंबर के महीने के। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो बिरसा मुंडा जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक आइकॉनिक फिगर, उनकी 150वीं वर्षगांठ आने वाली है 15 नवंबर, और इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच हर जगह पर जो जनजातीय गौरव दिवस है वो यहां पर मनाया जाना चाहिए। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि जहां पर इलेक्शंस चल रहे हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, वहां पर ये जो सेलिब्रेशन है ये 15 तारीख को होगा और 15 तारीख तक जो एमसीसी है वो पूरी तरह से हट चुका होगा क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी जो एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जिस तरह की जो स्कीम्स ला रखी हैं उन सबका यहां पर पूरी तरह से विस्तार किया जाएगा और ट्राइबल लोगों को यहां पर उनके जो फायदे हैं वो बताए जाएंगे ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर में जो लोग हैं वो मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। इसके अंदर में कहा जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर जनमन जो योजना है जिसके तहत जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिए परमानेंट हाउस होना चाहिए, पक्के मकान होंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचेंगी, वहां पर अब इंटरनेट की फैसिलिटीज पहुंचेंगी। इस तरह की जो स्कीम है इनको यहां पर ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाए और इन स्कीम्स के बारे में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बताया भी जाए। इसके साथ साथ जिस तरह से आदि कर्म योगी अभियान चलाया जा रहा है यहां पर उसको भी विस्तार देने की बात कही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जो
गौरव दिवस है, ये स्टेट्स को सेलिब्रेट करना है और यहां पर सेंटर की गाइडलाइंस जो है वो स्टेट के लिए आ चुकी है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो एजुकेशन से रिलेटेड है, जहां पर द हिंदू के अंदर में एक रिपोर्ट जारी की गई, जहां पर यह पता लगता है कि 1000 ऐसे स्कूल्स हैं जिसके अंदर में 0 एनरोलमेंट है, मतलब वहां पर एक भी स्टूडेंट नहीं है। और ऐसे 8000 स्कूल्स के अंदर में 20000 से ज्यादा जो टीचर्स हैं वो यहां पर डिप्लॉयड। यहां पर जब इसका पूरा विस्तार आता है तो उसके अंदर में सबसे ऊपर आता है वेस्ट बंगाल, जहां पर 17,965 टीचर्स जो है वो ऐसी जगह पर डिप्लॉयड है जहां पर 0 स्टूडेंट्स हैं। आप एक बात सोचिए, ऐसे स्कूल के अंदर में टीचर्स डिप्लॉयड हैं जहां पर कोई बच्चा ही नहीं आता है, तो यहां पर वेस्ट बंगाल सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। वहीं पर इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है तेलंगाना का, जहां पर लगभग 2245 ऐसे स्कूल हैं जहां पर कोई भी बच्चा डिप्लॉयड नहीं है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के अंदर में 463 स्कूल है, वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर में 81 स्कूल। किस तरह का जो सरकार है वो किस तरह का काम कर रही है, यहां पर हमें एक बात सुनिश्चित करनी चाहिए, जहां पर 33 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं अक्रॉस कंट्री जिनके पास सिर्फ एक टीचर है। ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर अवेलेबल है, तो यहां पर 20,000 जो टीचर है जिनके पास कोई स्टूडेंट ही नहीं है, यहां पर अब एक मूलभूत परिवर्तन जो है वो करना चाहिए। वेस्ट बंगाल सरकार को यहां पर जवाबदेही देनी चाहिए कि 17,963 टीचर जो हैं वो किस तरह बात की तनख्वाह ले रहे हैं जब वहां पर कोई स्टूडेंट ही नहीं है। यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर में पता चला है कि जो सिंगल टीचर स्कूल है उसके अंदर में एक गिरावट आई, 6% की गिरावट है, जहां पर 2022-23 के अंदर में 1,18,190 ऐसे स्कूल थे जहां पर एक टीचर था। अब जो संख्या है वो 1,10,971 हो चुकी। 1,10,971 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर, और 8,000 स्कूल्स के अंदर में 20,000 से ज्यादा टीचर जो है वो अवेलेबल है, लेकिन वहां पर बच्चे नहीं हैं। किस तरह की राइट टू एजुकेशन जो है वो सरकार दे रही है। यहां पर एक अच्छी खबर भी है, जहां पर कई सारे जो स्टेट्स हैं जिसके अंदर में महाराष्ट्र है, हरियाणा, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जहां पर 0 एनरोलमेंट हो। हमारी जो यूटीज हैं उसके अंदर में भी पता चलता है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दमन दीव, चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर में भी ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पर 0 एनरोलमेंट है। तो यहां पर वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सब सरकारें हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 8,000 स्कूल्स जहां पर 0 एनरोलमेंट है, तो यहां पर सरकार क्या कर रही है। क्या जिस जगह पर स्कूल बनाए गए हैं तो वहां पर क्या बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और अगर हैं वहां पर बच्चे तो राइट टू एजुकेशन जो है वो यहां पर क्यों नहीं पहुंचा है। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो आंध्र प्रदेश से आई है, जहां पर मैंने आपको 2 दिन से बता रहा हूं, जहां पर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक बस का हादसा हुआ था और हादसे के अंदर में 19 लोग जो हैं वो मारे गए थे। हादसा हुआ था जहां पर एक जो बाइकर है वो बस से टकरा गया था और बस के अंदर में आग लग गई थी। अब यहां पर जो आंध्र प्रदेश ने ये बताया है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट जो इसके अंदर में मारा गया था वो ड्रंक था और वो रैश ड्राइव कर रहा था, इसीलिए हादसा हुआ है। जो 19 लोग जो जलकर मर गए थे उनकी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हुई थी और उसके अंदर में जो 17 लोग हैं उनकी जो बॉडीज है वो उनके प्रियजनों को दे दी गई। यहां पर कुछ सवाल आते हैं कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे स्टेट जो हैं वो रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, और यहां पर किस तरह की रैश ड्राइविंग हो रही है, यहां पर हमारी पुलिस को अब प्रॉपर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि इस तरह के हादसे जो हैं वो ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी आंध्र प्रदेश से आई है, जहां पर जो साइक्लोन मोथा जो है वो आज हिट कर सकता है आंध्र प्रदेश को।
साइक्लोन जो लो प्रेशर जोन बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है। आंध्र प्रदेश के जो 26 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर में जो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी के जो रीजन्स हैं, जो तटवर्तीय इलाके हैं, वहां पर भी अब सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है वो डिप्लॉय कर दी गई है। जो आईएमडी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो भी यहां पर जो जानकारी है वो सार्वजनिक करता रहेगा। जो अलर्ट मैसेज हैं वो सबके सब आते रहेंगे। और मैं यहां पर अर्ज करता हूं कि जो 23 डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, यहां पर मैं ये अर्ज करता हूं कि जो 23 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कुछ पुडुचेरी के और केरला के हैं, यहां पर लोगों को सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि जो साइक्लोन है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और बारिश की वजह से कोई भी आपदा आए तो आपको सुरक्षित रहना चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है वो झारखंड से आई, जहां पर एक बहुत ही घिनौनी हरकत हुई। घिनौनी हरकत किस तरह से हुई है? यहां पर 5 बच्चों जो है वो HIV पॉजिटिव पाए गए और जब जांच हुई तो यह पता चला कि जो 5 बच्चे जो थैलेसीमिया नाम की बीमारी से ग्रस्त थे, उनको थैलेसीमिया के अंदर में जो क्योर है उसके अंदर में ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज किया जाता है, उनको ब्लड चढ़ाया जाता है। और यहां पर झारखंड जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी गलती की वजह से एक HIV पॉजिटिव जो एक डोनर था उसका ब्लड जो है वो 5 बच्चों को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया है। और अब यहां पर झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने यहां पर एक पूरी कार्रवाई की है, जहां पर जो सीएमओ और जितने भी लोग वहां पर इन्वॉल्व थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है और एक प्रॉपर स्क्रूटनी करवाई गई है, जहां पर झारखंड के सारे ब्लड बैंक्स के अंदर में अब यहां पर प्रॉपर स्क्रूटनी होगी और जांच की जाएगी। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो जातीय हिंसा से रिलेटेड। मध्य प्रदेश के अंदर में एक अनुसूचित जाति शेड्यूल क्लास के एक इंसान को मार कर उसकी हत्या कर दी गई है और यहां पर 5 लोग जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। जो FIR के अंदर में कहा गया है कि जो एक SC कास्ट का जो एक पर्सन था उसको हेड इंजरीज की वजह से जिस तरह से उसको मारा गया है उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यहां पर एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि 1950 से हमारा संविधान बन चुका है और हमारे संविधान के अंदर में मूलभूत अधिकार है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कास्ट और क्रीड के नाम पर नहीं होना चाहिए, और यहां पर अभी भी जातीय हिंसा हो रही है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो तमिलनाडु से आई है, जहां पर सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर गया था जहां पर करूर के अंदर में जो एक स्टैंपेड हुई थी, इससे रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 13 अक्टूबर को एक ऑर्डर पास किया था और ये कहा था कि जो सीबीआई है वो उसकी जांच करेगी। और यहाँ पर अब जो सीबीआई की टीम है वो करूर के अंदर में पहुंची है और यहाँ पर अब एक जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है और यहाँ पर अब जो एक जज है अरविंद, उनको यहाँ पर सुपरवाइज भी किया जा रहा है जो सीबीआई यहाँ पर जांच कर रही है। जो नेक्स्ट खबर है वो महाराष्ट्र से आई है, जहां पर औरंगाबाद जो एक रेलवे स्टेशन है अब उसका जो नाम है वो बदल दिया जाएगा। अब उसका नाम जो है वो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। 2 साल पहले जो महायुति की सरकार है उन्होंने जो औरंगाबाद है उसका नाम बदलकर जो छत्रपति शिवाजी के बेटे हैं संभाजी, उनके नाम पर संभाजी नगर रख दिया था और अब जाकर जो स्टेशन है उसका नाम औरंगाबाद स्टेशन की बजाय अब छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया। जो नेक्स्ट खबर है वो उत्तराखंड से आई है, जहां पर उत्तराखंड ने अब 25 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए और यहां पर अब उत्तराखंड की सरकार ने एक नई पहल की है, जहां पर अब जो ग्रीन सेस है वो लाया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर में। जो लोग अब उत्तराखंड के अंदर में जाएंगे अपने व्हीकल्स के साथ जाएंगे, अब उनको एक ग्रीन सेस देना पड़ेगा और उस ग्रीन सेस से जो मनी आएगी उसको उनकी सरकार जो है वो इन्वायरमेंटल कंसर्न और उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं उनको मिटिगेट करने के लिए उत्तराखंड की सरकार जो है वो यहां पर ये ग्रीन सेस लेके आई। हम चलते हैं इंटरनेशनल खबर की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो एशियान समिट से रिलेटेड है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एशियान समिट को अटेंड करने के लिए पहुंचे। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली एक सीजफायर कंडक्ट करवाया है, जहां पर अब
थाईलैंड और कंबोडिया जिनके बीच में एक क्लैश था, अब फाइनली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने यहां पर एक ट्रूस डील जो है वो यहां पर फाइनली साइन हो चुकी है, जहां पर कंबोडिया और थाईलैंड अब जो उनका बॉर्डर जो है वहां पर अब शांति को बहाल करेंगे। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर जिस तरह से अभी जो एशिया पैसिफिक की समिट साउथ कोरिया के अंदर में होने वाली है, जहां पर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप मिल सकते हैं, तो फाइनली अब यूएस और चाइना जो है वो एक डील के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर 1 नवंबर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की थी कि चाइना ने जिस तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट और जो टेक्नोलॉजी के ऊपर में जो बारिंग लगाई थी और उसके बाद 100% के जो टैरिफ हैं वो अनाउंस कर दिए थे चाइना के ऊपर में, अब यहां पर फाइनली एक डील हो सकती है जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी साउथ कोरिया के अंदर। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर अब कनाडा के ऊपर में 10% की एडिशनल टैरिफ जो है वो लगा दिए हैं यूएस गवर्नमेंट ने। यहां पर जो 10% के टैरिफ लगाए गए हैं वो इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि ओंटारियो जो कनाडा की एक स्टेट है, उन्होंने यहां पर एक विज्ञापन लगाया था और जिसके अंदर में कहा गया था कि रिपब्लिकन जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, उन्होंने कहा था कि जो टैरिफ्स हैं वो यूएस को ही हिट कर रही है, और यहां पर इसी से रिलेटेड जो यूएस और कनाडा के बीच में जो ट्रेड टॉक्स हो रही है वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको पूरी तरह से बंद कर दिया था, और अब 10% के एडिशनल टैरिफ जो हैं वो कनाडा के ऊपर लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है वो इजराइल से आई है, जहां पर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, अब उन्होंने कहा है कि इजराइल जो है वो फाइनली डिसाइड करेगा कि गाजा के अंदर में कौन से देश की जो फोर्सेस है वो यहां पर लगेंगी। जो डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान था उसके अंदर में कहा जा रहा था कि एक पीस कीपिंग टाइप की एक फोर्स जो है वो यहां पर बनाई जाएगी, जिसके अंदर में अरब नेशंस जो हैं वो भागीदारी करेंगे, जिसके अंदर में यूएई, इजिप्ट, कतर, तुर्की, अजरबैजान जो देश हैं वो यहां पर फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे, जो ये इंश्योर करेंगे कि गाजा के अंदर में शांति बहाल। अब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक इजराइल जो है वो स्वीकृति नहीं देगा, किसी भी अरब नेशन की जो फोर्सेस हैं वो गाजा के अंदर में नहीं आ सकती। हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर रशिया ने अब नई न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल जो है वो टेस्ट की थी, अब उसके बाद उन्होंने उनको डिप्लॉय कर दिया। अब यहां पर देखना यह है कि क्या रशिया यूक्रेन और जो यूरोपियन यूनियन और जो नेटो फोर्सेस हैं उनके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स लगा रहा है, क्योंकि जिस तरह से न्यूक्लियर मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया था और एक जो ड्रिल है वो कंडक्ट की थी और अब उसके बाद उनका डिप्लॉयमेंट, ये बताता है कि अगर यूरोपियन यूनियन और जो यूएसए है वो किसी तरह की क्रूज मिसाइल्स अगर यूक्रेन को देगा तो उसका जो दूरगामी असर है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक से दे सकता है रशिया। अब तक 3.5 साल हो चुके हैं और एक न्यूक्लियर पावर स्टेट रशिया जो है उसने अभी तक किसी भी तरह का न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस तरह की डिप्लॉयमेंट अब न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ लेके जा सकती है। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से है, जहां पर टॉप पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल जो है वो मोहम्मद यूनुस से यहां पर बातचीत की है। यहां पर पाकिस्तान के जनरल शाहिर शहमजाद जो मिर्जा है वो बांग्लादेश के जो इंटम चीफ है मोहम्मद यूनुस यहां पर उनसे मुलाकात की। यहां पर एक बात देखने की है, जो मोहम्मद यूनुस है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में अब जो टाइज बढ़ा रहे हैं, क्या वो लेजिटिमेट हैं भी या नहीं। जो लास्ट खबर आ रही है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, जहां पर पाकिस्तान ने अब जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश हुआ था उससे रिलेटेड यहां पर जानकारी दी है। यहां पर उन्होंने बताया कि 5 ट्रूप्स जो हैं पाकिस्तान के वो मारे गए हैं और जो 25 अफगानी मिलिटेंट जो हैं वो यहां पर मारे गए हैं, जहां पर एक तरफ जो अफगानिस्तान की जो तालिबान है और पाकिस्तान के बीच में यहां पर बातचीत चल रही है, वहीं पर अभी भी फ्रेश क्लैश हो रही है। और फाइनली अब देखना यह होगा कि डुरेंट लाइन के ऊपर में क्या शांति बहाल होगी या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल।